आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। आज की जो वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टैफ्ट इक्वेशन। इसको हम कोरिलेट करते हुए चलेंगे हमारी हैमिट इक्वेशन से। छोटी सी वीडियो होगी और इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टैफ्ट इक्वेशन क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, हैमिट इक्वेशन में जब हमने किया था तो मेन हमने हैमिट कांस्टेंट किया था, जिससे ही क्वेश्चन आते हैं। हमने किया था कि स्टार्टिंग मटेरियल, हैमिट इक्वेशन में हमने किया था कि स्टार्टिंग मटेरियल देखेंगे और स्टार्टिंग मटेरियल से जो भी मेरी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, अगर वो ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन रिच है तो रो की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और अगर स्टार्टिंग मटेरियल की कंपैरिजन में वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो रो की वैल्यू हमारी क्या आएगी? नेगेटिव। तो ये हमने पिछली क्लास में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। अगर आपका नहीं हुआ था तो पहले वो क्लास देखेंगे, फिर इस क्लास को प्रोसीड करेंगे, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हमने किया था। तो अगर हम इस चीज को कोरिलेट करें कि इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहां से आता है, ये हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। यही मैंने भी बोला था कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये हमने पिछली क्लास में क्लियर किया था। नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और अगर हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको कौन स्टेबलाइज करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में किया था। तो ये हम अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया। वहां पे हमने कोई भी स्टेरिक इफेक्ट की बात नहीं की थी कि अगर कोई बल्की ग्रुप लगा होगा तो रो की वैल्यू क्या होगी, अगर स्मॉलर ग्रुप लगा होगा तो रो की वैल्यू क्या होगी। हमने ये सब कुछ भी नहीं किया था। तो टैफ्ट इक्वेशन इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हैमिट इक्वेशन। सबसे पहला पॉइंट कि जो टैफ्ट इक्वेशन होती है ये हैमिट इक्वेशन को ही मॉडिफाई की गई, वही होती है हमारी टैफ्ट इक्वेशन। वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर रहे थे, प्लस आई माइनस आई, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की भी बात करेंगे और स्टेरिक इफेक्ट की भी बात करेंगे कि अगर एक ग्रुप बल्की है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर एक बल्की ग्रुप नहीं है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम हैमिट में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करते हैं, टैफ्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक प्लस स्टेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस से करेंगे, इसके बाद कंप्लीटली मैं बताऊंगी कि टैफ्ट इक्वेशन में क्या था और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे वी ओनली स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक इफेक्ट दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे जब हैमिट ने पढ़ना शुरू किया था, स्टडी करना शुरू किया था इन चीजों को, तो मेनली उसने एरोमेटिक एस्टर्स के ऊपर ही स्टडी की थी। ये जो हैमिट इक्वेशन है वो एलिफेटिक एस्टर्स पे अप्लाई नहीं होती। इवन हैमिट इक्वेशन बेंजोइक एसिड पे भी अप्लाई होती है। बेंजोइक एसिड सिंपल और विद सब्स्टिट्यूएंट वो भी अप्लाई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट होता है हैमिट इक्वेशन में। मींस इट इज अ हैमिट इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू एरोमेटिक एस्टर फर्स्ट। नेक्स्ट ये इक्वेशन होती थी, अच्छे से याद होगा, हम यहाँ से ये निकल गया, ठीक है। जब ये निकल जाता था और नेगेटिव चार्ज इस पे क्रिएट हो जाता था। इसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो रो की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहां तक हम अभी करके आ चुके हैं। ये एक जनरल इक्वेशन होती थी फॉर हैमिट इक्वेशन। यहाँ पे हम अगर एरोमेटिक की बात करते हैं तो टैफ्ट इक्वेशन एरोमेटिक पे भी अप्लाई होती है और एलिफेटिक एस्टर्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। और जो इनकी जनरलाइज्ड, जैसे इसकी एरोमेटिक फॉर्म थी, इनकी एलिफेटिक फॉर्म, ये एक इनकी जनरल रिएक्शन है जिसको कंपेयर करते करते, मतलब यहाँ पे जैसे ये जो CH3 ग्रुप है, इसको हम अगर जनरल R लिख दे, इसी को कंपेयर कर करके कि यहाँ पे ये होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, सब्स्टिट्यूएंट चेंज करके टैफ्ट इक्वेशन स्टडी की गई थी। तो दिस इज द रेफरेंस इक्वेशन फॉर टैफ्ट इक्वेशन एंड दिस इज द रेफरेंस इक्वेशन फॉर हैमिट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था, log kx अपॉन kh इज इक्वल टू रो सिग्मा। रो तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, दिस इज अ हैमिट कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, kx एंड kh। kx क्या है? जैसे मान लो ये रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल
ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड लिख दिया, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिया है। रेट कांस्टेंट ऑफ KX जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, और KH होता है विदाउट नॉर्मल बेंजोइक एसिड। जैसे एक बेंजोइक एसिड ले लो, ठीक है, बेंजोइक एसिड की जो भी वो रिएक्शन प्रोसीड की, वहां से जो भी रेट कांस्टेंट आएगा वो होगा KH। KH इज विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। अब आपने यहाँ पे कोई भी X सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, इसके बाद रेट क्या उसमें चेंजेस आते हैं, वो होता है log KX by KH इज इक्वल टू रो सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी स्टेरिक इफेक्ट की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा इफेक्ट होता है, और इसी का एक और नाम भी होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कि आपका इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, डेफिशिएंट हुआ, इसके बारे में स्टडी होता है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर हेमेट इक्वेशन। तो क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, log KX अपॉन KH इज इक्वल टू रो सिग्मा। ये हमारा विद सब्स्टिट्यूएंट है, ये विदाउट सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपको गिवन होगा। आपसे रो पूछ सकते हैं, सिग्मा पूछ सकते हैं। सिग्मा को ही निकालने का हेमिट इक्वेशन ने फॉर्मूला दिया था pKa ऑफ बेंजोइक एसिड माइनस pKa ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ये सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड है, इसका pKa दे रखा होगा और विदाउट वाला दे रखा होगा, माइनस करोगे सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, इन सब की भी वैल्यू दे रखी हो, रो निकाल लोगे। और मेन हेमिट इक्वेशन में रो था। अगर आपको रो का पता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, या इस इक्वेशन से रो निकालना आ गया, दिस इज ऑल अबाउट हेमिट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन मेन थी। अगर हम अब यहां शिफ्ट कर जाए, इन्होंने क्या मॉडिफाई किया, बिकॉज इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेमिट इक्वेशन, इन्होंने क्या मॉडिफाई किया, log KX अपॉन, यहां पे क्योंकि हम मेनली CH3 लेके चलते हैं, फिर उसी की रेफरेंस में करते हैं कि मैंने अल्काइल लगाया, मिथाइल लगाया, टर्शियरी बुटाइल लगाया, फिनाइल लगा दिया, क्या चेंजेस आए। तो मेन इक्वेशन मेरी ये है, तो यहाँ पे KX अपॉन KMB ये है। KX हमारा क्या है कि अगर मैंने मिथाइल के अलावा यहाँ पे CH3 के अलावा कुछ भी मैंने पुट किया, उसका रेट कांस्टेंट, यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा स्टार सिग्मा स्टार प्लस डेल्टा ES। अब देखो सिग्मा स्टार, सिग्मा तो वहीं से आ गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। दिस इज द इट गिव्स कोरिलेशन विद सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से क्या इफेक्ट आ रहा है उसके अंदर, वो हमारा डेल्टा स्टार देता है। ES है स्टेरिक इफेक्ट, कि कितना बल्कियर ग्रुप होता गया। यहाँ पे हम बल्कियर ग्रुप की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की। यहाँ हम बात करते हैं बल्कीनेस की, कि अगर मेरा बल्कीनेस है तो ES क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक ये फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, दैट इज ES, दैट इज द स्टेरिक इफेक्ट। तो ये हमारा क्या देता है, इट गिव्स अ कोरिलेशन विद स्टेरिक इफेक्ट, दिस इज द स्टेरिक इफेक्ट। ये हमारा स्टेरिक इफेक्ट है। तो यहाँ में सिर्फ टैफ्ट इक्वेशन में एक चीज ऐड कर देनी है, इलेक्ट्रॉनिक प्लस स्टेरिक इफेक्ट। हियर ओनली वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये फॉर्मूलाज आप दिमाग में रखेंगे, अगर फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल आया तो यही पे आपको पुट करना होगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये एंड दिस। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये मेरा इतना तो मेरे दिमाग में समझ में आ गया होगा कि टैफ्ट इक्वेशन क्या है। अब बात करते हैं कि कैसे आइडिया कैसे आया कि स्टेरिक इफेक्ट आना चाहिए। इसमें मेनली पूरा ही हेमिट कुछ टैफ्ट हम एस्टर की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है ये है हमारा एक एस्टर, ठीक है, कोई भी एलिफेटिक एस्टर है ये। एस्टरिफिकेशन या जो भी हमारी एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है वो दो मीडियम्स में हो सकती है, या तो एसिडिक या फिर बेसिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या स्टेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व होता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन्वॉल्व होता है, क्या है, क्या देखते हैं। देखो हमारी एस्टेरिक जो भी हमारी हाइड्रोलिसिस होती है वो कैसे होती है, सबसे पहले H+ आता है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इससे हमारा क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड O, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये H, यहाँ पे OR। ठीक, इसके बाद जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है पहला स्टेप में H+ आता है H3O+ से, पहला स्टेप यही होता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसके अंदर वाटर पूरी तरीके से इसके ऊपर अटैक करता है। वाटर यहाँ पे अटैक करेगा
तो सेकेंड स्टेप मेरा बनता है आर सी, यहाँ पे तो हमारा थाई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये यहाँ अटैक करेगा ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म हो जाएगा और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव और OR ये बच जाएगा। हमने हेर्मिट इक्वेशन में एक ही चीज की और बात की थी कि जो भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है, जिसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोकटायन बनते हैं, कार्बन आयन बनते हैं, वो हमारे रेट डिटरमिनिंग स्टेप होते हैं। तो वहां पे हम मेन स्टडी करेंगे कि जो मेरा जो स्टार्टिंग मटेरियल से मेरा जो ये मेरा मटेरियल है ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, क्या हुआ। तो दिस इज माय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस इज माय स्टार्टिंग मटेरियल एंड नाउ दिस इज माय इंटरमीडिएट। अगर मैं इनसे कंपेयर करूं कि हमारा रो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव क्या होना चाहिए, तो देखो अगर मैं इधर देखूं यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट है, एक तरीके से देखो तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट है क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आपने R कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो ऑब्वियसली तो ये इसको भी स्टेबलाइज करेगा, इसको भी स्टेबलाइज करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से मैं इनको कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी कि रो की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, मैं नहीं बता पाऊंगी। क्यों नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव ना होती और ये पॉजिटिव होती तो मैं बता देती कि पहले के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो रो की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब मैंने यहाँ पे R मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे लगाऊं चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं, दोनों को वो सेम ही इफेक्ट देगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमको कुछ नहीं बता पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कुछ भी नहीं बता पाएगा। तो अगर अब क्या कर सकते हैं, अब स्टेरिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं R को बल्कियर कर दूं, एक मेरा नॉर्मल R था, अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखूं और इसको बल्कियर कर दूं, तो क्या मेरी रिएक्शन के रेट पे कुछ फर्क पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा, यस पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई हम मान लो बल्कियर ग्रुप लग गया तो वो वाटर के लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा, क्या क्रिएट कर देगा, हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा। और अगर वो हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा तो रेट पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा प्रीवियस रिएक्शन से, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, स्टेरिक इफेक्ट ही रोल करने वाला है। अब यही चीज मैं बेसिक हाइड्रोलिसिस के लिए लिखूं, ठीक है, ये हमारा OR था। अब बेसिक हाइड्रोलिसिस में पहले ही स्टेप पे OH नेगेटिव अटैक कर देता है क्योंकि बेस है, बेस यहां जाएगा और ये यहां जाएगा और इससे बनता है RCO नेगेटिव, यहाँ पे OR और यहाँ पे OH। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल था, यही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यही मेरा सारा कुछ बताने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग मटेरियल और उसके बारे में देखूं तो हाँ ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, रो की वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। और एक और बात मैं अगर मैं करना चाहूं तो यहाँ पे अगर मैं R की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे, इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं, यहाँ पे अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनाऊं तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और बढ़ा देगा, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से खींचेगा, रिएक्शन को और फास्टर कर देगा। मतलब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी रोल प्ले कर रहा है कि आपका OH नेगेटिव आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, वहां पे डोनेटिंग लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो वो इसके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इसकी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, क्या बल्कीनेस भी इसके रेट को कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगी, यस बल्कीनेस भी करेगी। अगर आपने थोड़ा जैसे ये रेट लिखा एक इसका, अब आपने बल्की ग्रुप लगा दिया तो बल्की ग्रुप थोड़ा तो इसको हिंडर करेगा ये OH नेगेटिव को यहाँ पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी वर्क करेगा और स्टेरिक इफेक्ट भी वर्क करेगा। और जब स्टेरिक इफेक्ट वर्क करेगा
तो ऑब्वियस सी बात है इस रिएक्शन को मॉडिफाई होना होगा, टैफ्ट इक्वेशन लेकर आनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक भी वर्क कर रहा है और स्टेरिक इफेक्ट भी वर्क कर रहा है। तो टैफ्ट इक्वेशन में वी स्टडी बोथ स्टेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब ये तो पता चल गया दोनों चीजें इफेक्ट करेंगी, बट अब कैसे करेंगी, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का। तो हम रो से पता करके आए हैं, यहां पे मुझे स्टेरिक इफेक्ट करना है, इसको हम डिनोट करते हैं ES से। ES इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जो भी KX अपॉन में KME, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेफरेंस इक्वेशन मैंने सबसे पहले लिखाई थी, यहाँ पे मेन हमारा होता है Me ग्रुप, यहाँ पे मेन हमारा होता है Me ग्रुप, उसका हम पूरे का लॉग लेते हैं, यहाँ पे लॉग। तो ये मेन हमारा ES की वैल्यू देगा। जैसे हैमिट में रो का क्वेश्चन आता था ना, टैफ्ट में क्वेश्चन आता है ES का। आपको पर्टिकुलर ग्रुप्स दे रखे होंगे, बस आपसे ये पूछेंगे ये बता दो ES की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। जैसे वहां पे हम रो की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव करते थे, सेम वही चीज हमको समझनी है। अब ध्यान से देखना और समझना। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड OMe, सिर्फ मैं यहीं पे ही लिख रही हूँ। एक मेरा है Me के साथ कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहले केस 1 लिखेंगे। केस 1 हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि जो भी मेरा R ग्रुप है वो स्मॉलर है, इज वेरी वेरी स्मॉलर। दिस इज दिस साइन फॉर स्मॉलर, R इज वेरी वेरी स्मॉलर। अगर मेरा R स्मॉलर है, R मेरा स्मॉल है, फॉर एग्जाम्पल H लगा देती हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। अगर मेरा R स्मॉलर है तो ऑब्वियस है OH नेगेटिव बहुत फास्टर अटैक करेगा एज कंपेयर टू Me, क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस कर ही नहीं रहा उसको, और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अब तो इसका मतलब है अगर ये स्मॉलर है तो KX की वैल्यू विल बी मच मच ग्रेटर देन KMe। और अब KX की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई, सोचो अगर मान लो यहाँ पे 10 है और ये आ गया 5, तो ये 5 1 जा 5 2 जा log 2, क्योंकि log भी लेना है, log 2 तो पॉजिटिव ही होता है, मतलब ES की वैल्यू विल बी पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? दोबारा सुनो, हम मान रहे हैं, हम स्टेरिक इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, मान रहे हैं कि यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप आया एज कंपेयर टू Me के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो अगर ये स्मॉलर है, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज नहीं करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज नहीं करेगा तो H नेगेटिव इजिली जो है अटैक करेगा, ये इजिली करेगा, रेट ऑब्वियस बात ज्यादा होगी, तो KX मस्ट बी ग्रेटर देन KMe। इफ इट इज मच मच ग्रेटर देन KMe तो ES विल बी पॉजिटिव। मतलब मैं रिएक्शन को देख के बता सकती हूँ, मेरे पास 2 रिएक्शन आएंगी पेपर में, मैं देख के बता सकती हूँ कि किसके लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव। बात समझ में आई? अब केस 2 करो कि मान लेते हैं कि R इज मच मच ग्रेटर देन Me। मान लो यहां पे मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, फिनाइल तो भाई मिथाइल से तो बड़ा ही होता है ना, बल्कि ही होता है, तो ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो रेट स्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो स्लो हो जाएगा, तो KX विल बी मच मच स्मॉलर देन KMe। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये यहां माना था उसको उल्टा मान लो, यहाँ पे आप मान लो 5 और ये मान लो 10, कि ये ज्यादा ये कम, तो ये कम 1 और ये 2 और इज इक्वल टू 0.5, या फिर आप कह दो 0 से कम, 0 से कम और log 0.5 अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव आएगा वो, तो ES की वैल्यू विल बी नेगेटिव। बस इतनी सी बात जिसको समझ में आ गई उसको समझ लो टैफ्ट इक्वेशन समझ में आ गई। बस यही क्वेश्चन आता है, यही पेपर में आता है। अगर बल्कि था, अगर स्मॉलर था, KX विल बी ग्रेटर, इसे याद रखना है। अगर ये ग्रेटर, ES विल बी पॉजिटिव, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर, तो ES विल बी नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद टैफ्ट इक्वेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब पूरा कॉन्सेप्ट इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना कि अगर मान लो जैसे Me के साथ कंपेयर करते हैं, Me मान लो ये लिखा हुआ है, एस्टर लिखा हुआ है, ठीक है, हम ये नहीं देख रहे कि एसिड है बेसिक है, हम सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस को देख रहे हैं। ES स्टेरिक फैक्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक, पहले हम ES देखते हैं। Me के कंपैरिजन में H रखा हुआ है, ठीक है, स्मॉलर ग्रुप है। इस इक्वेशन को याद रखना है, ES के टाइम पे ES इज इक्वल टू लॉग ऑफ KS अपॉन में KMe, ठीक है।
ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर होगा तो रेट ज्यादा होगा, रेट अगर हमारा ज्यादा होगा तो ओवरऑल ये इक्वेशन पॉजिटिव होगी, ओवरऑल पॉजिटिव होगी तो मुझे ये तो पता चल गया कि ES की वैल्यू पॉजिटिव है। हमें ये याद नहीं करना कितनी है, वो मैं लिखवा दूंगी, बट हमें पेपर में देखना आना चाहिए कि किसके लिए ES की वैल्यू कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव, बस जैसे हम वहां रो देते थे। CH3, अब देखो CH3 ये भी Me, ये भी Me, तो जब Me हमारा 1 हो जाएगा तो log 1 इज 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर CH3 है तो क्योंकि दोनों ऊपर भी CH थे नीचे भी CH थे तो हमारी ES की क्या वैल्यू आएगी 0 आएगी। ठीक है, अब आते इथाइल ग्रुप। इथाइल ऑब्वियसली मिथाइल से बल्कि है, अगर ये बल्कि है तो KS की वैल्यू कम, KS की वैल्यू कम तो log की वैल्यू नेगेटिव, तो ES की वैल्यू नेगेटिव। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ये भी हैवी है, इसके लिए भी नेगेटिव। फिनाइल ये भी हैवी है, इसके लिए भी नेगेटिव। CH2PH भी है तो इसके लिए भी नेगेटिव, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे क्या हैवी ग्रुप्स हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे जज करेंगे। देखो हमारा है एस्टर। एस्टर पे सिंपल सी बात है, हम बेसिक में दोनों इफेक्ट चल रहे थे तो हम बेसिक की बात करें। अगर यहाँ OH नेगेटिव ने अटैक करना है और इसको यहाँ पे जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा कार्बोनिल ग्रुप उतना ही तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर पाएगा इसके ऊपर। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारी सिग्मा स्टार की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा तब यहाँ पे OH नेगेटिव इजिली अटैक करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सिग्मा स्टार की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, वो तो चाहेगा नहीं कि आके रिएक्शन हो उसके ऊपर, तो जब वो रिएक्शन होने नहीं देगा तो सिग्मा स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे H हमारा क्या होता है, उसको नॉर्मली देने का ही इफेक्ट होता है, तो जब देने का इफेक्ट है तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है और अगर इसकी वैल्यू 0 तो सिग्मा स्टार भी ऑटोमेटिकली 0, तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं इथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ये नेगेटिव। टर्शियरी ब्यूटाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव। फिनाइल, फिनाइल पे क्या होते हैं CH2 कार्बन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिड माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होता है, तो जब माइनस आई इफेक्ट होगा तो इसके लिए पॉजिटिव, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट तो उसको इन्फ्लुएंस करेगा करने के लिए, ये भी हो गया पॉजिटिव क्योंकि ये है हमारा CH2PH, PH ही लगा हुआ है। तो ये मेरे को कोई भी नहीं याद थी वैल्यूज क्या है ना, मुझे याद है, मैं अभी जस्ट लिखवा दूंगी आपको, बट आप एक ES की वैल्यू निकाल लोगे, और अगर आप ES की वैल्यू निकाल लोगे तो आप सोचो आप लोग टेफ्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि यही क्वेश्चन के अंदर आना है। जितना थ्योरेटिकल पॉइंट था वो मैंने बता दिया, अब मैं यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखवा देती हूँ, ये आपकी क्लास हो जाएगी। सो गाइस दीज आर द वैल्यूज। देखो वैल्यूज मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी, ना मैं कभी याद की ना मैं कभी करती हूँ, मैंने तो सिर्फ हमेशा ये देखा है कि बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्या मैं उसका निकाल पा रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा हूँ। और अगर आप इसी को ध्यान से अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव ही है वैल्यू, मैंने आपको बताया हमने अपना पॉजिटिव निकाला था, पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैं इन तीनों के अंदर बल्कीनेस के हिसाब से कंपेयर करूं कि जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होता जाता है उतना नेगेटिव की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। जैसे पहले इन दोनों को कंपेयर करूं, CH2 CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल, हमें पता था कि बल्की है नेगेटिव होनी चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा किसकी कम किसकी ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा कम बल्की है ये ज्यादा बल्की है, तो इसका -0.07 इसका -1.54। ठीक है, अगर हम और बाद में बात में करें, अब आप एक चीज और देखो CH2PH यहाँ पे आ रहा है, CH2PH हमारी उसकी वैल्यू यहाँ पे लाई करनी क्यों कर रही होगी, क्योंकि हमारा जो R ग्रुप है वो CH2PH है, पहले CH2 लगा है। और एक और चीज, अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा फैक्टर समझाया जाता है कि जब हम साइक्लोहेक्सेन रिंग्स में, क्योंकि वहीं पे हम स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है हम उसका स्टेरिक इफेक्ट देखते हैं, ना कि जो उसके साइड में होता है उसका स्टेरिक इफेक्ट देखते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर आपको ये चीज, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है,
यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये मेरी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और यहाँ पे मेरा मान लो OCH3 ग्रुप लगा है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये बता दो इन दोनों में से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, कौन ज्यादा कॉज करेगा, और जिसकी वजह से डाइएक्सियल इंट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो आप क्या कहोगे कि मैम दिस इज द बल्कियर ग्रुप, पर नहीं, दिस इज नॉट बल्कि, दिस इज मोर बल्कि। कैसे? क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा रूल है वो ये है कि जो ग्रुप अटैच्ड है, कार्बन अटैच्ड है, ये H और ये H, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन अटैच्ड है और ऑक्सीजन के साथ एक CH3 ग्रुप है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जब हम देखते हैं तो डायरेक्टली अटैच्ड का देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन था, पर उसके बाद 3 हाइड्रोजन थे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप था, उसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। दिस इज द मेन प्रोबेबिलिटी। वो तो रिपल्शन लेस करना चाहेगा, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना चाहेगा, तो CH3 यहाँ रहेगा, जब CH3 यहाँ रहेगा तो ऑब्वियस रिपल्शन कम होगी। तो सेम हियर, व्हाई इट इज यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो कम क्यों है, -0.38 क्यों है? क्योंकि ये है CH2PH, CH2 फिर PH, तो ऑब्वियस सी बात है उससे कम हमारी स्टेरिक हिंड्रेंस इनके कंपेयर। टर्शियरी बुटाइल क्या है? टर्शियरी बुटाइल यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो ऑब्वियस है उन सबसे तो कम ही हिंडर्ड है। तो ये भी देखो हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो इसीलिए इसकी वैल्यू हो गई कम। टर्शियरी बुटाइल की ज्यादा, फिनाइल उससे भी ज्यादा, तो उसकी वैल्यू उससे ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ये मैंने बताया, H का तो अपना कोई ज्यादा इफेक्ट होता नहीं, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव ही आ गया। यहाँ पे इनकी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, तो इनकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। सो गाइस, होप आपको टेफ्ट इक्वेशन इन शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम 2021 गेट, अच्छा सा करिए, अच्छा सा स्कोर करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ 10 मेन ट्रिक्स रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री, ताकि आप एक स्टीरियोकेमिस्ट्री विद इन 15 मिनट्स रिवाइज कर पाएं उन 10 ट्रिक्स के साथ, और जाएं और अच्छा सा एग्जाम दे के आएं। ये हमारी होगी अब हमारी अपकमिंग वीडियो, दैट इज 10 ट्रिक्स रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री। दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।